हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो उत्तराखंड का नवीन इतिहास की चल रही है, जो हमारी बुक यशवंत कटोच की है। उसके माध्यम से हम पूरा का पूरा उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ सब कुछ आपका कवर करेंगे। आज हम एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं जिसे कहते हैं उत्तराखंड का कार्तिकेयपुरी राजवंश। उत्तराखंड का कौन सा राजवंश? कार्तिकेयपुरी राजवंश। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको पढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है हम लोगों के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है? क्योंकि जो कार्तिकेयपुरी राजवंश है ये उत्तराखंड की पहली ऐतिहासिक वंश है। कैसा वंश है? पहला ऐतिहासिक वंश है। और यहाँ से बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ इतिहास के बारे में यहाँ से अच्छी सी अच्छी चीज़ें पुष्टि होती हैं, जिनके अभिलेख मिले हैं, जिनके बारे में जानकारियाँ हमें प्राप्त हैं। इससे पहले की जानकारियां हमें कहीं ना कहीं दूसरी जगहों से भी प्राप्त हुए हैं, कहीं इधर उधर से प्राप्त हुई है, लेकिन कार्तिकेयपुरी राजवंश की जितनी भी जानकारी है वो उत्तराखंड के अंदर बहुत सी जगहों से जानकारी प्राप्त हुई है। तो हम फिलहाल उसके बारे में बात करेंगे, कार्तिकेयपुरी राजवंश के बारे में। थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो हम इतना पढ़ सकते हैं, जो कार्तिकेयपुरी राजवंश है इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 700 ईस्वी से। कब से होता है? 700 ईस्वी से इसका टाइम पीरियड शुरू होता है। और कहाँ तक जाता है, तो कहाँ तक जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन हम जाएंगे 1398 तक। कहाँ तक जाएंगे? 1398 तक हम इसके बारे में जानेंगे कि इतने तक हमारे पास ये शक्तियाँ आपका ये। तो कहाँ तक? 1398 तक। होता क्या है, थोड़ी सी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, थोड़ी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो कार्तिकेयपुरी राजवंश, ये जो कार्तिकेयपुरी है, ये कार्तिकेयपुरी नाम की जगह है जोशीमठ के पास में। जोशीमठ आपका कहाँ पड़ता है? चमोली में। उसके दक्षिण में कार्तिकेयपुरी नाम की जगह है, वहाँ पर आपका कार्तिकेयपुरी राजवंश राज करता था। पर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं तो ये आपका जोशीमठ के साथ साथ, मतलब आपका चमोली या जोशीमठ जो अगर हम जहाँ की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी फैला। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में फैला तो कहाँ की साइड फैला? अल्मोड़ा बागेश्वर की साइड। कहाँ की साइड? अल्मोड़ा प्लस बागेश्वर। ठीक है, उधर की साइड ये पूरा का पूरा आपका क्षेत्र ये राजवंश फैला था। मैंने बात करी कि इस राजवंश में का आपका 1398 के आसपास ये समाप्त हो गया था। तो 1398 के आसपास में हुआ क्या था, तो पहले उसके बारे में देखते हैं। 1398 में आपका उत्तराखंड में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। हरिद्वार क्षेत्र पर आक्रमण किया था। जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो तैमूर लंग का आक्रमण के पश्चात उत्तराखंड का जो उस टाइम पर राजा हुआ करता था ब्रह्मदेव, वीरमदेव, कहीं कहीं आपको ब्रह्मदेव दिखेगा, कहीं कहीं वीरमदेव दिखेगा, दोनों एक ही हैं। तो उनके साथ युद्ध हुआ जिसमें कहा जाता है कि आपका वीरमदेव की मृत्यु हो गई थी। और उसी के बाद आपका कत्यूरी राजवंश समाप्त हो गया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यह बात सही है कि उस टाइम पर आपका कत्यूरी राजवंश समाप्त हो गया था 1398 के बाद। लेकिन उसके बाद कत्यूरी आपका कहीं ना कहीं अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में छुप के रहने लग गए थे। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? इसकी पुष्टि होती है आपका जब हम पढ़ेंगे गढ़वाल का इतिहास। वहाँ पर हम पढ़ेंगे रामू रजवार के बारे में, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि कत्यूरी यहाँ कहाँ से आ गए। फिर हमें कत्यूरी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त होगी। फिलहाल हम आज शुरू करते हैं, बेसिक सी बातें करते हैं, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसे पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है यह देखी जाएगी बाद में। सारे के सारे नोट्स आप बना लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काम है, पेपर में कभी भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए पहली चीज कि यशवंत कटोच के अनुसार कत्यूरी राजवंश कब से कब तक माना गया है? 700 ईस्वी से 1040 या 50 ईस्वी तक। परंतु हम कहाँ तक लेके चल रहे हैं? 1398। तो अगर हम इसको ले जाते हैं 1398 तो हम इसे बोल सकते हैं मध्यकालीन कत्यूरी शासन या मध्यकालीन कत्यूरी राजवंश, हम ऐसे भी इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बात कह रहे हैं?
बोला 675 के आसपास में मध्य हिमालय में बड़े राज्य ब्रह्मपुर की शक्ति का ह्रास हो चुका था। मैंने आपसे बात की थी कि उत्तराखंड में 3 शक्तियां आपकी उभर कर आई थी हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। कौन कौन सी? ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और बिल्कुल गोविषाण, 3 शक्तियां आई थी। उन तीनों शक्तियों में आपका क्या हो गया, 675 के आसपास ब्रह्मपुर में शक्तियां कम हो गई। सतलज से लेकर पश्चिम नेपाल तक समस्त मध्य हिमालय अनेक लघु कबीली राज्यों में विभक्त हो गया। कबीलाई राज्य क्या होते हैं? जो आपके कबीलों के रूप में रहते हैं, छोटे छोटे राजा जिनको पहले शक्ति नहीं प्राप्त हुई, तो आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने कबीलों के रूप में अपनी शक्तियों को एकत्रित कर रहे हैं। इन्हीं में प्राचीन कुलिंदों की एक शाखा उत्तरी पश्चिम गढ़वाल में अपनी शक्ति में वृद्धि में व्यस्त थी। कुलिंदों की ही एक शाखा है। देखिए यहाँ पर हम बात अगर कभी कार्तिकेयपुरी है तो कार्तिकेयपुरी आपका राजवंश क्या है, कुलिंदों के तो अधीन था। ठीक है, तो वही है, तो क्या उनके अधीन अपना शक्तियां एकत्र कर रहा था। अब यहाँ पर आपसे बात कर रहा है, संभवतः यह बसंत देव के काल के पूर्व ही यहाँ पर फैल गए थे। तो मतलब बसंत देव का टाइम पीरियड आपका फैलेगा आएगा। और अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं बसंत देव के बारे में, तो बसंत देव को ही आपका कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुरी, मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि कार्तिकेयपुरी के बाद ही वो कत्यूरी बना है, ये ध्यान ले लीजिएगा। कार्तिकेयपुरी के बाद ही वो आपका कत्यूरी राजवंश हुआ है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है। कत्यूरी का पहले कार्तिकेय घाटी पे रहते थे, कार्तिकेयपुरी राजवंश मतलब आपका कार्तिकेय घाटी पे रहते थे जोशीमठ पे, तो इसलिए इसे कार्तिकेय वंश बोला जाता था। फिर आपका कत्यूर घाटी में रहने लग गए तो इसकी वजह से कत्यूरी राजवंश कहा गया। तो ये जो इसका पहला राजा था तो वो कौन था, बसंत देव ही था। ठीक है, जब बसंत देव इस राजवंश का पहला राजा था तो कह सकते हैं कि कत्यूरी और कार्तिकेयपुरी राजवंश का पहला राजा भी कौन था, बसंत देव ही था। बसंत देव के बारे में बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त होती है और कत्यूरी राजवंश के बारे में भी बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कार्तिकेयपुरी जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे हुआ, पूरी की पूरी हम बात करेंगे बाद में। देखते हैं क्या कह रहे हैं। फिर थोड़ा सा बोल रहे हैं, इस प्रकार 700 ईस्वी से लेकर आगे प्राय 3 सदियों तक कत्यूरी राजवंश ने मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित की। तो 700 ईस्वी यहाँ पर टाइम पीरियड दे गया, 700 ईस्वी से लेकर 3 सदियों तक। 3 सदियों तक मतलब आपका कहाँ तक, 1000 तक की ये बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कार्तिकेयपुरी को आपका अलग दिखा दे रहे हैं कत्यूरी राजवंश से। ठीक है, मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक शक्ति स्थापित करी तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में आरंभकालीन वास्तु की मूल्यवान छाड़ी दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड आ रखे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कुछ चीज़ें जो काम की आ रही हैं कि मध्य हिमालय का यह प्रथम ऐतिहासिक वंश था। तो आपको ये याद रखना कि मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा है, तो आपका कार्तिकेयपुरी राजवंश या कत्यूरी राजवंश है। ठीक, थोड़ी बहुत चीज़ें इनकी जो हमें इनके बारे में प्राप्त होती है वो इनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ से क्या क्या अभिलेख मिले देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से इनको प्राप्त हुए हैं, बोल रहे कार्तिकेयपुरी राजवंश के अब तक अधोलिखित 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। तो 9 अभिलेखों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर मंदिर शिलालेख, ललित सूरदेव का पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख तथा ललित सूरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रलेख। तो पांडुकेश्वर कहाँ बनता है, यह पांडुकेश्वर कहाँ है आपका, चमोली में। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ से, बोले ललित सूरदेव का कंडारा। कंडारा कहाँ पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या बोला, उत्तराखंड, भारतीय, नैनीताल, ये यहाँ से इनके बारे में मिला। भूदेव का बागेश्वर शिलालेख, यहाँ से भी इसके बारे में थोड़ी बहुत पुष्टि होती है। भूदेव ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, इनको याद कर लीजिएगा, भूदेव। ठीक है, इसके अतिरिक्त देसठ देव के बारे में, पद्म देव के बारे में, सुभिक्षराज देव के बारे में, बैजनाथ के 3 शिलालेख, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हुई हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और बड़ी आराम से बताऊंगा। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। पहले इस किताब के कुछ पॉइंटों को हम फिनिश कर लेते हैं। जैसे ये किताब के पॉइंट खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम अपनी बातें करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम की है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने लिखना है। बोल रहा है, उक्त अभिलेखों में बागेश्वर वाली शिलालेख अब विलुप्त हो गई है।
बोला बागेश्वर में जो लेख थे वो क्या हो गए, अब विलुप्त हो गए, जिस पर किसी अवाचित राजा त्रिभुवनराज तथा भूदेव के 3 अभिलेख उत्कीर्ण थे। हमें यह ज्ञात नहीं कि ये तीनों राजा परस्पर क्या संबंध रखते हैं। तो ये आपका इनके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी नहीं है तो हम उन्हें पढ़ के क्या करेंगे। अब हम वंश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बोला है उक्त 7 नरेशों के अभिलेखों में कहीं उनका वंश का नाम उल्लेखित नहीं है। देखिए नाम, वंश का नाम ही उल्लेखित नहीं है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कार्तिकेयपुरी, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी राजधानी हुआ करती थी। कहीं ना कहीं इनकी राजधानी आई तो इस वजह से हमने इनको इनके वंश का नाम ही दे दिया। बोले परंतु कुलिंद साम्राज्य के अवशेष के रूप में उनकी ऐतिहासिकता संभावित लगती है। प्रतीत होता है कि कुलिंद वंशी कबीले का पश्चिमोत्तर गढ़वाल में ब्रह्मपुर के पर्वतकार राज्य के काल में भी अस्तित्व था। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इनका अस्तित्व था। ब्रह्मपुर राज्य के आसमान पर 700 ईस्वी के आसपास राजवंश का साम्राज्य भोग शक्ति में उदय हुआ था। प्रायः 700 से 1050 तक इस राजवंश के प्रतापी नरेशों की राजधानी कार्तिकेयपुरी रही होगी। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बोल दिया है कि इनकी राजधानी कार्तिकेयपुरी रही होगी। कब से कब तक, 700 से 1050 तक। कल मैं कोई ग्रुप में बात कर रहे थे तो कार्तिकेयपुरी आपके राजवंश के बाद कब राजवंश आया, कौन सा आपकी इसकी राजधानी थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि 700 से 1050 तक तो कार्तिकेयपुरी रही, इसके बाद जो रही उसके बारे में हमको पता है कि कत्यूरी घाटी रही थी। बोला अतएव इसके उत्थान काल में इस राजवंश के नाम राजधानी के नाम पर कार्तिकेयपुरी राजवंश पुकारना सही लगता है। तो इसके राजवंश का नाम कैसे आया, इसके राजधानी के नाम पर। तब उनकी राजधानी के नाम पर उनके वंश के नामकरण के संभव, ये देखिए सरबपुर राजवंश सरबपुर राजधानी के नाम पर तथा उच्चकल्प राजधानी के नाम पर पुकारे गए। जैसे ये राजवंशों के नाम पुकारे गए वैसे ही आपका कार्तिकेयपुर राजवंश कार्तिकेयपुरी के नाम पर ही पुकारा गया। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस राजवंश का नाम कत्यूरी मानने का कोई आधार नहीं है। मतलब कत्यूरी राजवंश हम इसे नहीं मान सकते। कत्यूरी वंश केवल कुमाऊं के धामदेव, वीर सिंह आदि उत्तर मध्यकालीन राजाओं के जागरों में मिलता है। कार्तिकेय राजाओं के लिए कत्यूरी का नाम अबाध प्रयोग सर्वप्रथम एडविन टी एटकिंसन ने अपने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट खंड 1884 में किया था। तो इनकी यहाँ पर से एक पुस्तक आ गई है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स, किसकी है, एडविन टी एटकिंसन की बुक है। तो इसने कहा कि इसका आपका अबोध प्रयोग किसने किया कि आपका कार्तिकेयपुरी अलग है और कत्यूरी अलग है। ये किसने कहा है कि बिल्कुल आपका एटकिंसन ने कहा है। फिर देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। उनकी इस भ्रांति ने क्रमागत 2 राजवंशों को एक मान लिया। बोला उनकी इस भ्रांति ने इस राजवंश के दोनों को क्या मान लिया, एक मान लिया। मध्य हिमालय इतिहास की महान भ्रांतियां थी जिससे उत्तर आदि। अब फिर बोल रहे हैं कि शिव प्रसाद डबराल, आप जानते हैं उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया, इनके अनुसार भी ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मवर्ष कत्यूरी नाम ही प्रयोग किया। कार्तिकेयपुरी राजवंश को क्या करा, कत्यूरी राजवंश ही आपका प्रयोग किया। तो देखिए उत्तराखंड के साक्ष्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के साक्ष्य के बारे में जहां जहां से पुष्टि होती है अधिकतर जगहों से हमें यह पता चलता है कि कार्तिकेयपुरी राजवंश ही आपका कत्यूरी राजवंश की तरह आपको इसे संबोधित किया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है, देखिए अगर आप कहीं पर हैं तो आपको अलग अलग टाइप के लोग से बात होगी कि कुछ आपके होंगे जो बिल्कुल आपका सपोर्ट करेंगे और कुछ आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वैसे ही आपके कार्तिकेयपुरी उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, हम नवीन इतिहास के बारे में नहीं करेंगे, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास ये ऐसे ही विडंबनाओं में घिरा हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आपका कत्यूरी राजवंश ही कार्तिकेयपुरी राजवंश है और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कार्तिकेयपुरी राजवंश और कत्यूरी राजवंश अलग अलग है। लेकिन अगर हम आयोग की दृष्टि से जाते हैं तो आयोग अभी तक कत्यूरी राजवंश और कार्तिकेयपुरी राजवंश को एक ही मानता है। आयोग का पहला क्वेश्चन या आयोग ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कार्तिकेयपुरी राजवंश का पहला राजा बिल्कुल बसंतदेव, कत्यूरी राजवंश का पहला राजा बिल्कुल बसंतदेव, आप कह सकते हैं, मना नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को आपका आयोग आंसर मानता है।
ठीक है। तो हम आयोग के हिसाब से भी कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा ये वाली बातें। चलिए देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं बोले वंश संस्थापक के बारे में। तो वंश संस्थापक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो क्या हुआ बोला, कार्तिकेयपुरी राजवंश के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ये प्रथम 3 परिवारों में राजधानी कार्तिकेयपुरी में शासन किया। तो पहली बात यहाँ से क्या हो गया, जो राजवंश है ये कितने भागों में बट गया, 3 भागों में बट गया। 3 भागों में बटा तो अलग अलग वंशों में आपका ये बढ़ गया। आपका पहला बसंत देव, उसके बाद अशांति देव, सुभिक्षराग, सारे अलग अलग वंश के, निम्बर वंश, ये अलग अलग वंश इसके आ गए, ठीक है। जब अलग अलग वंश आ गए, अलग अलग वंश कैसे हो गए कि पहले इनने शासन किया, फिर दूसरे वाले वंश ने, फिर तीसरे वाले वंश ने। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने परिवार थे, 3 परिवारों में आपका यह बढ़ गया। परंतु बागेश्वर शिलालेख के बसंत देव के वंश क्रम में अनिश्चितता के कारण डॉक्टर सरकार ने अंतिम 2 ही परिवारों को स्वीकार किया है। बसंत के परिवार तथा अन्य परिवारों के क्रम को निश्चित करने में कठिनाई मारते हुए प्रोफेसर किन्हर ने तथा डॉक्टर सावरकर ने द्वितीय परिवार को निम्बर वंश माना है, जिसके बारे में मैं आपकी बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये आपका कितने वंश मान रहे हैं, 2 वंश मान रहे हैं। एक कौन सा मान रहे हैं आपका बसंत देव वाला, और दूसरा वंश आपका कौन सा मान रहे हैं, निम्बर वंश मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त सलोण वंश भी आया था, सलोणादित्य वंश, ठीक है। तो आप नहीं कह सकते, तो 3 वंश आपके मान के चलिए, एक हो गया आपका बसंत देव वाला, दूसरा हो गया आपका निम्बर देव वाला, तीसरा आपका हो गया सलोणादित्य वाला, ठीक है। मैं आपको तीनों के बारे में पूरी के पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हर एक चीज बताऊंगा कि कहाँ से क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके अगर कभी पेपर में आ जाए कि डॉक्टर सरकार के आधार पर कितने वंश बांटे गए, या उत्तराखंड का आपका ये जो कार्तिकेयपुरी वंश था तो इनके कितने परिवार थे, तो उनके हिसाब से 2 थे। कुछ इतिहासकार 3 मानते हैं, कहीं पर आपका 2 मानते हैं, ठीक है। तो आप उसी के हिसाब से इसके आंसर को टिक कीजिएगा, ठीक है। अगर नाम आ रहा है पर्टिकुलर कि किसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको 3, अगर डॉक्टर सरकार आ रहा है तो 2 ही मानने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके अतिरिक्त आते हैं तो 3 वंश आपके माने गए हैं, ठीक है। अब बोले परंतु त्रिभुवन राजदेव के बागेश्वर शिलालेख से के प्रथम राजा कार्तिकेयपुरी नरेश बसंत देव थे। तो ये हम 3 बार बात कर चुके हैं इसी के बारे में कि भैया इसके जो राजा थे वो कौन थे, बसंत देव थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो कंफर्म हो गया कि कार्तिकेयपुरी या कत्यूरी राजवंश के पहले राजा कौन थे, बसंत देव थे। अतः इस राजवंश के निश्चित रूप से 3 परिवार थे। प्रथम परिवार का नाम बसंतन वंश राजसंत था, ठीक है। तो पहला परिवार कौन था आपका, बसंत देव का। दूसरा आपका कौन सा था, आपका निम्बर देव के बारे में बात करेंगे। और तीसरा वंश आपका कौन से बात करेंगे, हम सलोणादित्य वंश के बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे करते हैं। बसंत के परिवार में सबसे पूर्ववर्ती मानने के कारण एटकिंसन द्वारा बसंतन तथा वासुदेव को एक माना है। तो कभी पेपर में आ जाएगा कि बसंत देव आपका पहला राजा था या वासुदेव, तो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन आपके सही होंगे कि बसंत देव ही आपका पहला राजा था और या वासुदेव आपका। अगर दोनों आते हैं तो दोनों आंसर सही हैं। बसंत देव को ही वासुदेव आपका दिखाया गया है। अभी तक एग्जाम में वैसे बसंत देव ही पूछ रहा है, तो बसंत देव ही रखिएगा, वासुदेव करके नाम नहीं आ रहा है, फिर भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है, उस विद्वान लेखक ने इसके समर्थन में वासुदेव मंदिर जोशी मठ के लेख को दिया है। उसके अनुसार ये जोशी मठ का आपका कौन सा, वासुदेव मंदिर। तो यहाँ पर आपको एक चीज मिल गई कि वासुदेव मंदिर कहाँ है, जोशी मठ में। उसके अनुसार श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि जो आपके उस मंदिर में लेख लिखा गया है, उसके अनुसार कि ये आपके वासुदेव थे, बसंत देव नहीं थे। तो वासुदेव और बसंत देव दोनों आपके एक ही हैं, वहां पर उनका नाम वासुदेव पुकारा गया है, ठीक है। मुझे यह लेख वासुदेव मंदिर परिसर में कहीं प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, डॉक्टर यशवंत कटोच के बारे में मानते हैं तो उनके अनुसार ऐसा कोई भी लेख वहां पर प्राप्त नहीं है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने अपनी मन की विडंबना लिखी हो, या आपका हो सकता है उन्होंने कहीं से इस चीज को पढ़ा हो सकता है
कि डॉक्टर यशवंत कटोच को वो चीज़ नहीं मिल पाई हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ें याद रखनी कि वासुदेव ही वसंत देव है और वसंत देव ही वासुदेव है। जैसे एक मूवी थी कि चाचा ही भतीजा है और भतीजा ही चाचा है, तो बिल्कुल ऐसे याद रखना है, वासुदेव वसंत देव वासुदेव। ठीक है, दोनों की चीज़ें आपकी सेम है, कोई अलग नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। बोल रहा है, इस लेख में गोपेश्वर मंदिर के हस्तलिखित प्राचीन लेखों में एक ऐसा प्रलेख मिला है जिसके शीर्ष स्थान पर श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि लिखा है। इससे यह विदित होता है कि पुरा काल में यहाँ प्रलेखों में शीर्ष में एक मंगल को लिखने की प्रथा थी। जैसा आगे परमार काल में श्री राम लिखने की, देखिए जैसे आप लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करते तो उसमें क्या लिखते हैं, श्री गणेश, या कुछ भी चीज़ अपना जो भी आपका एक शुभ का वो होता है चिन्ह, आप उसको लिखते हैं या उसको बनाते हैं। तो वैसे ही हो सकता है कि वहाँ पर ये श्री वासुदेव गिरिराज चूड़ामणि ये उनका क्या है, एक आपका मंगल कार्य के लिए लिखा गया है। वो कह रहे हैं हाँ हो सकता है ऐसा है, ठीक है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं है वो। अच्छा, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि प्रमाण काल में मंगल कार्य के लिए क्या लिखते थे, श्री राम लिखते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मिल गया कि परमार काल में मंगल कार्य के लिए क्या लिखते थे, श्री राम लिखते। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है पेपर में। इससे राजधानी कार्तिकेयपुरी के समीप अवस्थित राजा पोषित श्री वासुदेव मंदिर की प्राचीनता तथा पवित्रता प्रकट होती है, किसी वासुदेव राजा की नहीं। इस प्रकार जब इस काल के वासुदेव स्थित है, बाकी हमारे काम का नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। बोला कार्तिकेयपुरी राजवंश के नरेश। अब थोड़ा सा हम इस बुक को रोक देते हैं और थोड़ा सा हम अपनी बातें करते हैं। अगर हम बात करते हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में या कार्तिकेयपुरी राजवंश के बारे में, तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के हमें कितने नरेशों के बारे में पुष्टि हो गई है, 14 नरेशों के बारे में पुष्टि हो गई है। और इन 14 नरेशों ने जो काम करा वो कितने साल तक करा है, 300 सालों तक इन्होंने काम किया है। ठीक है, कार्तिकेयपुरी राजवंश के हमें 14 नरेशों की पुष्टि होती है और 14 नरेशों ने 300 वर्ष तक आपका कार्य किया है। मैं कार्तिकेयपुरी की बात कर रहा हूं जिसे हम प्रारंभिक मान रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम इसे मध्यकालीन कत्यूरी में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अभिलेखों की पुष्टि हुई है। कितने अभिलेखों की पुष्टि हुई है, 8 अभिलेखों की पुष्टि हुई है। और यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है कि इनके अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो इनके अभिलेखों की भाषा क्या थी, कुटिला। तो यहाँ से ये याद रख लीजिएगा। देखिए इससे पहले के जो अभिलेख थे उनके बारे में आपसे पूरी बात कर चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ से जो अभिलेख आ रहा है इसके भाषा क्या आएगी, कुटिला आएगी। इससे पहले कि आपके ब्राह्मी अभिलेख के बारे में बात, ब्राह्मी लिपि के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ से इसकी लिपि क्या है, कुटिला लिपि का आपका प्रयोग हुआ है। अगर थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो हम इनके बारे में ये जानते हैं कि इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ के कार्तिकेयपुरी, तथा बाद में ये आपका बैजनाथ जो कि आपका कहाँ पर है, उस समय के अल्मोड़ा और आधुनिक बागेश्वर के कत्यूरी घाटी में इनका आपका शासन हुआ करता था। इनके अभिलेखों से भी इस बारे में पुष्टि होती है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें इनके 3 अभिलेख मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। जो आपका पहला कौन सा है, पांडुकेश्वर मंदिर का अभिलेख है। दूसरा अभिलेख है आपका बालेश्वर और तीसरा अभिलेख है आपका बागेश्वर। यहां से कत्यूरी और कार्तिकेयपुरी राजवंश की पुष्टि होती है। ठीक है, तो कौन सा, पांडुकेश्वर, बालेश्वर और बागेश्वर। पांडुकेश्वर आपका पड़ता है कहां पर, चमोली में। बालेश्वर आपका पड़ता है चंपावत और बागेश्वर की आपको मैं बता चुका हूं कि बागेश्वर में ही आता है। बागेश्वर अभिलेख यहां से पुष्टि हुई है। जो इसका पांडुकेश्वर अभिलेख है यहां से यह पुष्टि हुई है कि इन राजाओं की राजधानी कहां थी, कार्तिकेयपुरी थी। और कार्तिकेयपुरी जो आधुनिक चमोली में स्थित है। ठीक है, तो पांडुकेश्वर अभिलेख से तो यहां से पता चल गया कि इनकी राजधानी कहां थी, कार्तिकेयपुरी थी। इसके अतिरिक्त इसका एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख है आपका कंडारा अभिलेख।
कौन सा अभिलेख है? कंडारा अभिलेख। ठीक है, ये भी पुष्टि हुई है। अगर हम थोड़ा सा और जानते हैं तो हम पढ़ेंगे कि जो कार्तिकेयपुरी राजवंश के राजा थे, प्रथम राजा कौन थे? बसंत देव। बसंत देव ने एक उपाधि प्राप्त की थी। वो उपाधि कौन सी थी? परम भट्टारक। कौन सी थी? परम भट्टारक। परम भट्टारक महाराजाधिराज करके इनको आपका पूरी की पूरी एक उपाधियां दी जाती थी। ये उपाधि नहीं दे रहे, देने वाला उस टाइम पे कोई नहीं, तो ये लोग क्या करते थे? स्वयं एक उपाधि प्राप्त कर लेते थे। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर महाराज, ऐसे करके एक ये उपाधि प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, तो पेपर में परम भट्टारक आएगा तो आप ये याद रखेंगे। अधिकतर इस शासन के, इस वंश के लोगों ने ये आपकी उपाधियां ली। अगर हम थोड़ा सा बसंत देव के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो बसंत देव के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी और प्राप्त होती है। वो जानकारी कुछ ऐसी है कि बसंत देव ने आपका जोशीमठ का कौन सा? नरसिंह मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था? नरसिंह मंदिर। लेकिन कहीं ना कहीं नरसिंह मंदिर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि नरसिंह मंदिर बनाने का श्रेय आपका कुलिंद शासक को जाता है। ठीक है, तो पेपर में जिस हिसाब से आएगा आपने उस हिसाब से इसको आंसर पुट करना है। इसके अतिरिक्त हम अगर इनके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम, आजकल देखो पेपरों में पत्नी का नाम बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? राजनारायणी देवी। क्या था इनकी पत्नी का नाम? राजनारायणी देवी इनकी पत्नी का नाम था। इसके अतिरिक्त अगर थोड़ा सा और देखते हैं तो इनकी ये पुष्टि होती है कि बसंत देव ने बागेश्वर के समीप, बसंत देव ने क्या करा? बागेश्वर के समीप आपका स्वर्णेश्वर नामक गांव क्या कर दिया था? एक मंदिर को दान दे दिया था। मतलब पूरा गांव क्या कर दिया था? नाम मंदिर को दान दे दिया था। वहां से भी इनके नाम के वासुदेव होने की पुष्टि होती है। थोड़ा सा और इनके बारे में बात करते हैं तो जो वासुदेव था या जो बसंत देव था, इसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति आपने एक नाम सुना है, यशोवर्मन के सामंत के रूप में हुई थी। तो यहां से हमें पता चल गया कि यशोवर्मन के सामंत के रूप में आपकी किसकी? वासुदेव की नियुक्ति हुई थी। अब एक किस धर्म को मानते थे, क्या मानते थे, उनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा और इनके बारे में अगर जानते हैं तो कश्मीरी इतिहासकार कौन थे? कल्हण की एक पुस्तक है रजत तरंगिणी, उसमें कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ का गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने का आपका उल्लेख है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो उल्लेख है तो वहां से भी उन्होंने कुछ ना कुछ जानकारी हमें प्राप्त कराई है। चलिए, हमने फिलहाल बसंत देव के बारे में बात करी है तो उसके बाद के जो और राजा आएंगे उनके बारे में भी देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके यशवंत कटौत जी। बोलते हैं आदि कार्तिकेयपुरी के नरेश। तो कार्तिकेयपुरी के देखिए आदि कर दिया मतलब पुराना। इस राजवंश के प्रथम 3 परिवारों में 14 नरेशों ने अविच्छित उत्तराखंड के पड़ोसी क्षेत्रों में प्रायः 300 वर्षों तक शासन किया, जो हम बात कर चुके हैं। बसंत देव प्रथम परिवार का संस्थापक था तथा निम्बर देव द्वितीय परिवार का। संभवतः इष्टगण ने सविजय द्वारा कार्तिकेय राजवंश की सीमाओं को वर्तमान गढ़वाल तक विस्तृत कर एकत्रित किया था। उसके प्रतापी पुत्र ललित सूर्यदेव ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में पाल प्रतिहारों के अवष्टि प्रभाव को पूर्णतः मुक्त होकर शेष जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत किया था। ज्यादा इनके बारे में कुछ कह नहीं रहा। बोला इनका तृतीय परिवार था सुभिक्ष राजदेव था। इनके तृतीय परिवार कौन सा था? सुभिक्ष राज देव का था। उनकी राजधानी उनके ताम्र शासन सुभिक्षपुर से वर्णित होती है। कदाचित देखिए उनकी जो राजधानी जो सुभिक्ष राज, देखिए 3 वंश में बांट दिया। मैं आपसे बात कर चुका हूं कि सबसे पहले आपका बसंत देव के बारे में बात कर दिया। बसंत देव के बाद उन्होंने किसके बारे में बात कर दी है? आपकी निम्बर देव के बारे में। और निम्बर देव के बाद आपका सुभिक्ष राज। बोला सुभिक्ष राज जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुरी थी, सॉरी सुभिक्षपुर थी आपका
कार्तिकेयपुरी तो थी। बोला सुभिक्ष राज ने कार्तिकेयपुरी के ही उपकंठ के इसके नाम से उसी प्रकार बसाया था जैसे पवार शासक मानशाह ने श्रीनगर के उपकंठ में मानपुर। तो कार्तिकेयपुरी के अंदर ही आपका सुभिक्षपुर पड़ता है। बोला तृतीय परिवार की 5 पीढ़ियों में अनुमानतः काल क्या आपको दिखा रहा है कि 860 से 960 ईस्वी तक निश्चित किया गया है, परंतु हमारे विचारों से तो ये जो तर्कपूर्ण नहीं है, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ वंशावली मिली है, तो वंशावली देखते हैं जो हमारे काम आ सकती है। बोला इनके जो नरेश थे, प्रथम नरेश कौन थे? बसंत देव। दूसरे नरेश का नाम नामक्षत, मतलब आपका कुछ नाम ऐसा दिखाया नहीं गया है, ठीक है। तृतीय नरेश के बारे में बोल रहे हैं खरपर देव आपके थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो खरपर देव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो खरपर देव है वो आपके द्वितीय नरेश माने जाते हैं। फिर उसके बाद कल्याण राजदेव, फिर त्रिभुवन राजदेव, ये इनकी कहीं ना कहीं इनकी क्या कर रखा है, वाइफ के नाम भी लिखे हैं, लद्दा देवी और खरपर देव की कल्याण देवी, ऐसे करके इनकी वाइफों के भी नाम लिख रखे हैं, ठीक है। ज़्यादा इनके बारे में नहीं है। अच्छा, ये सारे के सारे अभिलेखों के जो हमें प्राप्त हुए हैं, ये सारे के सारे अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागेश्वर के अभिलेख हैं या बागेश्वर के शिलालेख हैं। तो बागेश्वर के शिलालेख के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, कौन सा? बागेश्वर, ये बागेश्वर शिलालेख, तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी बहुत जानकारी ये पता है कि जो बागेश्वर का शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागेश्वर के शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागेश्वर के शिव मंदिर से। वहाँ से बागेश्वर का नाम की पुष्टि हुई है और उस टाइम पर बागेश्वर को कहा जाता था व्याघ्रेश्वर। क्या कहा जाता था? व्याघ्रेश्वर। व्याघ्रेश्वर के नाम की पुष्टि होती है। यहाँ पर बागेश्वर अभिलेख में भूदेव, राजा भूदेव की तो पुष्टि होती है, उसके अतिरिक्त 7 राजाओं का भी आपका वर्णन किया गया है, ठीक है। भूदेव के अतिरिक्त 7 राजाओं का वर्णन किया गया है। अच्छा, वहीं के अगर हम शिलालेख के बारे में बात करते हैं तो शिलालेख में बसंत देव के तो बारे में बात की है, उसके साथ कुछ अन्य राजा तथा उनकी रानियों के बारे में भी बात कर रखी है। इसके पश्चात अगर हम वंशावली में देखते हैं तो निम्बर देव के बारे में बात करते हैं, और निम्बर देव के बाद ललित सूर के 3 ताम्रपत्र, इष्टगण देव, ललित सूर देव की, ये देखिए ललित सूर देव की बीवी का नाम समा देवी। अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद ललित सूर के बारे में, तो इनकी 2 वाइफ थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया ललित सूर देव की वाइफ का नाम क्या है? समा देवी। उसके बाद भूदेव के अभिलेख है बागेश्वर से, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ। उसके बाद है आपका सलवणादित्य वंश, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं सुभिक्षपुर के ताम्रपत्र से, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनकी वाइफ का नाम था वली देवी और इष्ट देव की बीवी का नाम था सिंधु देवी। यहाँ से हमें ये जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। अगर हम देखते हैं कि जो ऊपर नंबरिंग की गई है, तो प्रोफेसर सरकार ने सर्वप्रथम इस तथ्य को ध्यान दिलाया कि बागेश्वर शिलालेख पे 3 विभिन्न राजाओं के 3 दाल लेख है, ठीक है। चक्रवर्ती के अनुसार विरुद्ध है कि कहीं नाम नहीं, रुद्रपंथ ने भी नाम नहीं दिया। तो अलग अलग राजाओं ने अपनी अलग अलग बातें कर रखी हैं, वो हमें काम की, हमारे जो काम की है ही नहीं, तो हमने उसे पढ़ना ही क्यों है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, उसके अलावा देखिए हमें राजा दे रखा है देसठ देव, ये सुभिक्षपुर के अंदर ही आएंगे आपके यहाँ। देसठ देव, पट्टम देव, इनकी वाइफ का नाम दे रखा है पल्लमन देवी और आपका इसाल देवी। सुभिक्ष राजदेव और उसके बाद कौन है? लखनपाल देव का, जो आपका बैजनाथ का शिलालेख है। वहाँ से आपका इंद्रपाल और त्रिभुवनपाल के देव के बारे में जानकारी मिलती है। अब इतनी सी बात इन्होंने कर दी कि आपका पूरा का पूरा आपका कार्तिकेयपुरी नरेश थे। अब कार्तिकेयपुरी के बाद अब ये कह रहे हैं कि जो बैद्यनाथ है और कार्तिकेयपुरी नरेश है, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस कार्तिकेयपुरी को आपका क्या कर दिया उन्होंने? कत्यूरी कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा ना पता हो, मैं आपको बता दूं, जो बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर है, जो बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर है, उसकी स्थापना ही राजा भूदेव ने करवाई है। किसने करवाई है? राजा भूदेव ने। और अगर हम वहाँ के मंदिरों के बारे में जानकारी लेते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों से, तो बिल्कुल उनका कहना है कि यहाँ पर कत्यूरी राजवंश आपका शासन करता था। जब कत्यूरी राजवंश यहाँ पर शासन करता था तो बिल्कुल सही बात है, जब शासन कर रहा है तो वहाँ से उनके बारे में कहीं ना कहीं पुष्टि होगी ही होगी। इसके अतिरिक्त हम बोलते हैं बैद्यनाथ का कार्तिकेय राजवंश, इसमें भी पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं यशवंत कटौत जी। बोला 10वीं सदी की ईस्वी के अंत अथवा 11वीं सदी के आरंभिक दशकों में सुभिक्ष राज के किसी वंश ने कुमाऊं में गोमती घाटी में राजधानी स्थानांतरित करी।
तो जैसा हम पहले बात कर चुके थे कि सन 1000 के आसपास, 1030 के आसपास में आपकी क्या हुई थी, राजधानी परिवर्तन हुई थी। तो राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। जो राजधानी स्थानांतरित करी थी तो किसने करी थी, सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने। देखिए मैं आपको यहाँ पर ये पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर दे रहा है कि राजधानी आपकी क्या हुई है, परिवर्तित हो चुकी है। तो क्वेश्चनों को छूटना नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं आपका ये 1030 1040 के आसपास में पूरी की पूरी राजधानी परिवर्तन की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं छूटना नहीं चाहिए, हो सकता है क्या पता यहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये 1050 ये टाइम पीरियड को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतने तक आपकी कार्तिकेयपुरी में ही आपका राजवंश स्थापित चल रहा था, मतलब पूरा का पूरा राजवंश चल रहा था। ठीक है, उसके अलावा बोल रहे हैं कि गोमती घाटी, तो गोमती आपको पता है बिल्कुल बागेश्वर में ही है, तो वहां से मिलता है, जिसे वैद्यनाथ शिलालेखों में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुरी कहा गया है। तो वैद्यनाथ के शिलालेख में इसका नाम क्या दिया है, वैद्यनाथ कार्तिकेयपुरी। पूर्व में राजधानी को संकल्पित करने का अभिलेखों का उल्लेख नहीं करते थे, ना ही उन्हें विदित होता था। इनके इस वंश के कार्तिकेयपुरी के शासन के हम परिवर्ती नरेशों के चतुर्थ परिवारों के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये देखिए इन्होंने इनके कितने परिवार बना दिए, चतुर्थ परिवार, 4 परिवारों के बारे में बात कर दी है। इसमें आपके कुछ राजा हैं, उन राजाओं के नाम आपके दे रखे हैं, त्रिभुवन राजदेव, इंद्रपाल देव, लक्ष्मण पल्ला देव, त्रिभुवन पाल, वामन देव, अमही पाल, लखनपुर, ये आपके इनके नाम दे रखे हैं। बोला 16 पंक्तियों के एक अन्य अप्रकाशित बागेश्वर शिलालेख में मैंने श्री लखनपाल देव, श्री इंद्रपाल देव तथा श्री त्रिभुवनपाल देव के नाम पढ़े। तो संभवतः है कि आपके ये भी वहाँ के राजा हो सकते हैं, लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवनपाल देव। तो इनके बारे में नाम आपकी वहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। कदाचित लखनपाल देव के पूर्व में भी नाम था जो कि अस्पष्ट हो चुका है। तो ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं वो कि कौन सी चीज वहां से इनको प्राप्त हुई है। बैजनाथ मूर्ति लेख में राजाओं का यही अंकित किया गया है, काम का नहीं है बिल्कुल। यहाँ से हमें एक चीज मिल जाती है कि जो बैजनाथ संग्रहालय है या जो बैजनाथ संग्रह है उसके उक्त शिलालेखों से महीपाल, उदयपाल तथा वामन देव 3 नए नाम मिले हैं, परंतु त्रिभुवनपाल तथा लखनपाल के साथ आने से वे दूर के प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब वो आपके बिल्कुल आस के साथ के ही हों। लखनपाल देव, इंद्रपाल, त्रिभुवनपाल 3-4 राजाओं के निश्चित रूप से इस राजवंश के चतुर परिवारों के विदित होते हैं, जैसा कि बागेश्वर कार्तिकेयपुरी शासन में स्पष्ट किया गया है। तथापि ज्ञान की वर्तमान अवस्था यह है कि देखिए यहाँ पर ये आपका सारे के सारे भ्रमित करने के लिए दे रखे हैं, इनका कोई भी आपका बात नहीं कह रहे। सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपको भ्रमित करने के लिए दे रखी हैं। हर चीज़ का आपका कहीं ना कहीं खंडन किया जा रहा है, तो वो चीज़ें हैं नहीं हमारे काम की, जो हमारे पेपर के काम की हमने वो पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर खंडोदित, ये पूरा का पूरा आपका भ्रमित किया गया कि कहीं पर आपका कुछ कहा गया है, कहीं पर कुछ कहा गया है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर हम राज्य की अवधि के बारे में बात करते हैं यहाँ से, तो कार्तिकेय राजवंश का उल्लेख हो के अनुसार 22 दिसंबर, ये यहाँ पर से आपको टाइम के साथ डेट भी मिल गई है। ललित सूर्यदेव के ने 21वें वर्ष में ताम्रपत्र लेख का संपादन किया था। उनके अनुसार लिपि के आधार पर जो एक डेट दी गई है, वह डेट है 22 दिसंबर 853। तो ललित सूर्यदेव का टाइम पीरियड क्या था, 22 दिसंबर 853। इसके अनुसार जो इनकी पूरा का पूरा टाइम दिखा रखा है, उक्त नरेशों की पूरी तिथि निश्चित ललित सूर्यदेव 20 वर्ष, प्रत्येक वर्ष का औसत काल 20 वर्ष माने तो वसंत देव का कार्यकाल 700 में स्थिर हो गया था। अतः 700 से लेकर 11वीं शती तक आपका माना गया होगा। यह काल ब्रह्म साक्ष्य से भी सपुष्ट होता है। केदारगामिनी वाहिनी का स्वामी राजा पाल नरेश धर्मपाल तथा हिमाचल के किरातक भट्टदेव ज़्यादा काम का नहीं है, कोई भी काम की बात नहीं है। तो कार्तिकेयपुरी हम अगर बारे में बात करते हैं तो कार्तिकेयपुरी अलकनंदा घाटी का आपका एक रमणीक स्थल था। इसके अलावा इसके बात करते हैं कार्तिक
स्वामी देव स्थल भी खोजा जाना चाहिए। तो बाकी इसके बारे में और हमारे पास कुछ नहीं है, चलिए छोड़े। और तो कुछ इसमें है नहीं, इसके बारे में देखते हैं क्या है। भिलंगना के क्षेत्र में बोला, अभिलेखों में वर्णित 6 विषय में भिलंगना से लेकर गोमती घाट तक आपके इसके बारे में पुष्टि हुई है। मूल अधिकार क्षेत्र एटकिंसन ने इसके राज्य का विस्तार किया गया है। चलिए, एटकिंसन के अनुसार इस राज्य का विस्तार सतलज से गंडकी तक। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि जो एटकिंसन है वो कहाँ तक इनको राज्य विस्तार मानता है। तो कहाँ से कहाँ तक आपका, सतलज से गंडकी तक का आपका इनका राज्य विस्तार था। और कार्तिकेय की राजनीतिक घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे काम का आ सकता है। प्रतिहार राजा बहुक के जोधपुर अभिलेख से विदित होता कि बहुक ने मयूर नामक राजा को विजित कर उसका वध कर दिया गया था। और इसका जो उल्लेख कर रहा है वो कौन कर रहा है, युवान चौट के बारे में आपका डॉक्टर मजुमदार कर रहे हैं। ये डॉक्टर मजुमदार वही हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से याद कर लीजिएगा। तो ये बोल रहा है बहुक को पराजित किया। यह घटना ललित सूर्यदेव के राज्यकाल से प्रारंभ हुई थी। शीघ्र ही ललित सूर्यदेव ने मयूर राज्य पर आपका अधिकार कर लिया होगा, ठीक है। तो इतनी सी बातें आपकी यहाँ पर कर रहा है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। बोला, कनकपाल के चांदपुर शिलालेख से स्थानीय आधार मान के आप परमार वंश की स्थापना हुई। अब देखिए, इन्होंने आपका कत्यूरी राजवंश के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर रखी है। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जो हमारे काम की है। और ये एक चित्र दे रखा है, इस चित्र से हमें कोई खास मतलब नहीं है। अब हम पढ़ते हैं हमारे काम का क्या चीज़ है। अगर हम थोड़ा सा आपको देखते हैं तो थोड़ा सा हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि आपका जैसे बसंत देव थे, बसंत देव के आपकी वाइफ का नाम मैंने बता दिया राजनारायणी देवी। उसके बाद राजा हुए थे, राजा कौन, खरपर देव। जब खरपर देव राजा हुए तो जो खरपर देव का टाइम पीरियड है वो आपका किससे मैच करता है, तो जी बिल्कुल खरपर देव का टाइम पीरियड किससे मैच करता है, यशोवर्मन से आपका टाइम पीरियड मैच करता है। जब यशोवर्मन से टाइम पीरियड मैच करता है तो यशोवर्मन कहाँ का राजा था, तो वो यशोवर्मन कन्नौज का राजा था। इसके अतिरिक्त आपका यहाँ पर आपके जो कन्नौज का राजा आया था तो इसने यहाँ पर आपका ललितादित्य मुक्तापीठ के साथ युद्ध हुआ था और आपके ऋषिकेश के मंदिर बनाए थे। इसके बाद खरपर देव के बाद इनका पुत्र जो था, इनके पुत्र का नाम था कल्याणराज। ये आपके क्या बने थे, राजा बने थे। जब कल्याणराज राजा बने थे तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें ये प्राप्त हुई है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, लद्दा देवी। और ये उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया है। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम, लद्दा देवी। ये उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया और कहीं ना कहीं कल्याणराज को एक नया नाम दिया गया है, नाम क्या है, अधिराज। इसके अतिरिक्त कल्याणराज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कल्याणराज एक प्रतापी राजा हुआ करता था और इनका अभिलेख, इसके बारे में पुष्टि आपका कहाँ, बागेश्वर अभिलेख से भी मिलती है, ठीक है। कल्याणराज के बाद आपका क्या हुआ कि बागेश्वर में खरपर देव वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। जब खरपर देव वंश का अंत हो गया तो उसके बाद द्वितीय परिवार कौन सा आपका, निम्बर वंश आपका शासन करने आया। जब निम्बर वंश आपका शासन करने आया तो निम्बर वंश का जो पहला राजा था वो आपका कौन था, निम्बर देव। ये निम्बर देव आपका क्या था, शैव समतालंबी, मतलब शैव धर्म को मानता था। अब निम्बर देव जो शैव वंश को मानता था तो इसने इस वंश की, आपकी निम्बर देव वंश की नींव डाली थी। और इसके बारे में कहा जाता है कि जागेश्वर के जो मंदिर है, कौन से, जागेश्वर के जो मंदिर हैं वहां पर विमानों का निर्माण कराया है। वो विमानों का निर्माण किसने करवाया है, निम्बर देव ने कराया है। और निम्बर देव को ही कहीं ना कहीं आपका शत्रुहंता के नाम से भी जाना जाता था। निम्बर देव के नाम किस नाम से जाना था, शत्रुहंता। अगर निम्बर देव के नाम के बारे में अगर पुष्टि करते हैं तो इनके नाम को आपका निम्बरम, कहीं निम्बरम तथा कहीं निवर्त दिखाया गया है। शत्रुहंता कह गया, निम्बरम कह दिया, निवर्त कहा गया। इनकी पत्नी का नाम के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, दाशु तथा नाथु देवी इनका नाम दिखाया है। कहीं कहीं पर इसका नाम क्या दिखाया है, दाशु, और कहीं कहीं पर इसका नाम क्या दिखाया है, नाथु देवी दिखाया है। इसके बाद क्या हुआ, निम्बर देव के बाद उनके पुत्र ने आपका राज संभाला। और राज संभालने के बाद क्या हुआ कि इनका पुत्र आया कौन सा, इष्टगण देव। निम्बर देव का पुत्र तो कौन है, इष्टगण देव।
यहाँ पर एक पॉइंट हमारा हल्का सा छूट गया है कि जो आपका कल्याण राज था, कल्याण राज के बाद आपका क्या हुआ, उसका पुत्र आया, पुत्र का नाम क्या था, कौन था, अंतिम राजा कौन था, त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज था और इसके बारे में थोड़ी सी, इष्टगण के बारे में थोड़ी सी बात बाद में करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, त्रिभुवन राज के। त्रिभुवन राज के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो त्रिभुवन राज ने आपका व्याघ्रेश्वर मंदिर को सुगंधित पुष्प के उत्पादन के लिए भूमि जान दी थी। मतलब बागेश्वर के मंदिर को आपका फूल उगाने के लिए उसने ध्यान दी थी। और त्रिभुवन राज के टाइम पीरियड में बंगाल का पाल शासक धर्मपाल ने आक्रमण कर दिया था और जिसमें त्रिभुवन राज की मृत्यु हो गई थी। अच्छा है, बंगाल का पाल शासक धर्मपाल आया तो आया किसके कहने पर, निम्बर देव के कहने पर आया। तो इसलिए निम्बर देव के कहने पर आया और उस शासन को खत्म कर दिया। आपका त्रिभुवन राज की मृत्यु होने के बाद आपका निम्बर देव को राजा बना दिया। निम्बर देव के बारे में हम बात कर चुके हैं। निम्बर देव के बाद हम बोल रहे थे राजा इष्टगण के बारे में। जैसा कि इसका नाम ही इष्टगण है, इसने क्या करा, उत्तराखंड की सारी शक्तियों को क्या करा, एकत्रित किया और उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते तो इन्होंने जागेश्वर के आपका कुछ मंदिर बनवाए, जैसे नवदुर्गा मंदिर, नवदुर्गा मंदिर बनवाया। इसके अलावा लकुलिश देवता मंदिर बनाया, नटराज मंदिर बनाया। तो इन्होंने मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने उत्तराखंड में न्याय और शांति की क्या करी थी, नींव डाली थी। और इनकी वाइफ का नाम था धरा देवी। इनकी वाइफ का क्या नाम था, धरा देवी नाम था। जो इन्होंने मंदिरों की नींव डलवाई है, आपके लकुलिश और नवदुर्गा और नटराज मंदिर, ये आपके इन्होंने कहा जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाई है। निम्बर देव, अगर हम परीक्षा वाणी के हिसाब से जाएं तो निम्बर देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। निम्बर देव के बाद आए उसके पुत्र, उनके पुत्र का नाम हुआ करता था ललित सूरदेव। और ललित सूरदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्हें काली कलंक में पंख के समान आपका कहा जाता है। इनका 12 अवतार के रूप में इन्हें माना जाता है तथा इनकी वाइफ का नाम था लद्धा देवी और कौन सा था, समा देवी। ठीक है, ललित सूरदेव ने परम ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त की थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है। इनके बारे में आपका बैजनाथ के जो मंदिर है वहां से भी पुष्टि होती है। ललित सूरदेव के बाद उनके पुत्र आए और उनके पुत्र का नाम था भूदेव और ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। भूदेव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भूदेव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ये ब्राह्मण भक्त था और उत्तराखंड में इसने बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से विरोध किया था। अगर भूदेव को हम बोलते हैं तो इन्हें राजाओं का राजा की उपाधि दी गई थी, राजाओं का राजा। ये बौद्ध धर्म का बिल्कुल आपका क्या था, विरोधी था और पूर्ण आपका ब्राह्मण भक्त हुआ करता था। भूदेव के बाद एक नया वंश हुआ जिसे कहते हैं सलोणादित्य वंश। कौन सा वंश कहते हैं, सलोणादित्य वंश। और सलोणादित्य वंश के बारे में हम बात करेंगे कल। आज हमारे पास 2 वंश हो गए, निम्बर वंश और बसंत देव, और इसके बाद सलोणादित्य वंश के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में मज़ा भी नहीं आता। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।